जनाब सबसे पहले अब यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रीमियर प्रो जो सॉफ्टवेयर है आपके पास उस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो जब ये ओपन होगा तो ओपन होने के बाद ये देखें जी, जो हमारा प्रोजेक्ट था जो हमने सेव किया था डे 1 प्रो के नाम से, वो यहाँ पे हमें सामने आ चुका है टॉप पे। अगर आपने बीच में कोई और प्रोजेक्ट्स यूज़ किए हैं तो वो ऐसे ही ऊपर नीचे चले जाएंगे, आपको शायद ना मिलें। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, यहाँ से मैं इसको बंद करता हूँ प्रीमियर प्रो को, और अपने सीधा उस फोल्डर में चला जाता हूँ, डे 1 वाले फोल्डर में जहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट सेव किया था। ये देखें मेरा प्रोजेक्ट सेव हुआ है, मेरी सारी ऑडियो और सारी वीडियोस यहाँ पे पड़ी हैं, ऑटो सेव यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन जो मैंने प्रोजेक्ट सेव किया था वो है ये, तो इसको मैं डबल क्लिक करूँगा जब, तो ये सीधा वही प्रोजेक्ट खुल जाएगा मेरा जो मैंने लास्ट टाइम सेव किया था। इसका ये फ़ायदा है प्रोजेक्ट सेव करने का और नाम से सेव करने का, ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट किस नाम से कहाँ पे सेव किया था। सेव करने के बाद ये आपका प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से खुल जाएगा। ये जनाब ये ओपन हो चुका है और वहीं से शुरू हुआ है जहाँ पे हम इसको छोड़ के गए थे। अब यहाँ पे वीडियो एडिटिंग शुरू करने से पहले 3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि आपको पता होनी चाहिए इस सॉफ्टवेयर को शुरू करने से पहले, इस सॉफ्टवेयर को समझने से पहले, इस सॉफ्टवेयर के ऊपर एडिटिंग शुरू करने से पहले आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। वो ये हैं कि एडिट में जाएं आप और प्रेफरेंसेस में जाएंगे। प्रेफरेंसेस में जब आप जाते हैं तो ये देखें सबसे पहली चीज़ जो आपने जाना है जहाँ पे, वो जाना है मेमोरी में। मेमोरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से खुल चुका है हमारे सामने। यहाँ पे अब आपके पीसी लैपटॉप की जितनी भी रैम है वो आपके यहाँ पे इंस्टॉल्ड रैम है ना, जो 16 GB मेरे इस कंप्यूटर की है। अगर आपकी 16 GB है, आपकी 32 GB कुछ भी है, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मैंने क्या किया हुआ है, प्रीमियर प्रो को और एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं इनके नाम सबसे ज़्यादा रैम कर दी हुई है मैंने। वो कितनी की है ये देखें आप, 12 GB। जब 12 GB मैंने रैम इनको दे दी तो ये स्मूथ चलेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपकी 8 GB रैम है तो आपने 7 GB रैम यहाँ पे, मतलब अगर यहाँ पे मैं 1 GB लिख देता हूँ ना, तो बाकी की सारी रैम इनको चली जाएगी। अगर आपके पास 8 GB है तो यहाँ पे क्या करो, 4 GB आप इनको दे दो और 4 GB बाकी सॉफ्टवेयर्स को दे दो। तो क्या होगा कि एडोब प्रीमियर प्रो स्मूथ चलेगा। तो मैंने क्या किया हुआ है, 4 GB बाकी सॉफ्टवेयर्स को दी हुई है, 12 GB मैंने सिर्फ एडोबी को दी हुई है। तो ये देखें जी, ऑप्टिमाइजेशन रेंडरिंग है जो, वो मैंने कर दी हुई है, मेमोरी पे क्लिक कर दी हुई है। इससे क्या होगा कि आपका सॉफ्टवेयर है जो वो स्मूथ चलेगा। मतलब अगर बीच में कहीं रुकता था, अड़कता था, कुछ भी होता था, तो अब आपका मसला हल हो चुका है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आप को मेमोरी एडोब को ज़्यादा से ज़्यादा दे देनी है। ठीक है, उसके नाम कर दें, बाकी आप भूल जाएं इसको मेमोरी करके। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा लाजमी, जो ऑटो सेव है, ऑटो सेव आप हर 5 मिनट के बाद लगा दें। ठीक है, मेरा 15 मिनट लगा हुआ है, ये मैनुअली है। ठीक है, ये 15 मिनट लगा हुआ था, मैंने इसको 5 मिनट कर दिया। आप लोग भी 5 मिनट कर दें। इससे क्या होगा, अगर आपका कंप्यूटर बंद भी हो जाता है तो क्या होगा, हर 5 मिनट के बाद जो आपका ऑटो सेव होता है वो सेव हो जाएगा। तो आपका काम ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। आपने 5 मिनट में जो, पिछले 5 मिनट में जो काम किया हुआ होगा सिर्फ वही ज़ाया होगा। तो मैं 5 मिनट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसके वर्जन 20 ही रख देता हूँ, या 10 रख सकते हैं आप, कुछ भी इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप ये याद रखें, मैक्सिमम प्रोजेक्ट वर्जन मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 ही रहने दें, बेशक 10 कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ऑटोमेटिकली जो सेव है वो आप टाइम इसका है 5 मिनट 10 मिनट, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ पे है जी, ऑडियो हार्डवेयर में जब आप जाएंगे तो आउटपुट है जो वो इसकी डिफ़ॉल्ट आउटपुट है, वो आप अगर इसके हेडफोन्स में करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके आप हेडफोन्स पे करेंगे, या फिर अगर आप स्पीकर्स पे इसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके स्पीकर कर देंगे। ठीक है, मैंने इसका स्पीकर ही किया हुआ है। बाज़ का ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बाज़ का तो आपको ये प्रॉब्लम आती है कि अगर आपको ऑडियो हेडफोन्स में चाहिए तो हेडफोन्स में आवाज़ नहीं आ रही, अगर स्पीकर्स में चाहिए तो आवाज़ नहीं आ रही। तो जाएँ एडिट में जाएँ, प्रेफरेंसेस में जाएँ और यहाँ से जाके अपना ऑडियो आउटपुट है जो वो स्पीकर्स या हेडफोन्स को दे दें। ये चीज़ें ज़रूरी थी वीडियो एडिटिंग शुरू करने से पहले, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये सारा कुछ करने के बाद अब आप कर दें इसको ओके। ये हो गया जनाब डन। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी 2 ज़रूरी चीज़ें जो हर वक्त ज़्यादा यूज़ होती हैं। ये जो आप सारी बार ऐसे देख रहे हैं, हो सकता है आपको इस तरह से ना शो हो। ठीक है, वो हो सकता है कुछ इस तरह से हो। ये सारी चीज़ें आपको अपनी मर्ज़ी से ही कस्टमाइज़ कर लेनी है, अपनी मर्ज़ी से ही चीज़ें उड़ा लेनी है, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें आपको दिखा लेनी है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ क्लोज पैनल्स नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको रहने देता हूँ। ठीक है, तो आप एडिटिंग पे जाएँ, यहाँ पे जाके आपको कुछ इस तरह से पैनल्स नज़र आ जाएंगे। लेकिन हो सकता है आपको
मेरे वाले पैनल्स नज़र आ रहे हो, आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नज़र आने वाली और ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि ये आपको बिन नज़र आ रही होगी, ये आपको टाइमलाइन नज़र आ रही होगी, ये अब आपको एक अलग स्क्रीन नज़र आ रही है और यहाँ पे भी एक अलग स्क्रीन नज़र आ रही है। ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप जो मर्ज़ी यहाँ से ऊपर से ऑप्शंस सिलेक्ट कर लें, आपके पैनल्स जो मर्ज़ी हों। ये हो गया। अब ये मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली जो समझने वाली चीज़ है, ये क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्ट मीडिया टू स्टार्ट। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरा कोई भी ऑप्शंस यहाँ पे खुल सकते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन मैंने कहाँ जाना है, अपने डेस्कटॉप वाले फोल्डर पे जहाँ पे मैंने अपने वो वीडियोस ऑडियोज़ सेव किए हुए थे। मैं आपको उस फोल्डर में क्लिक करता हूँ, लेके जाता हूँ, वीडियो में जाता हूँ और यहाँ से कोई सा भी एक वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। डबल क्लिक करता हूँ तो ये वाला वीडियो मेरे सॉफ्टवेयर में आ चुका है। अब जब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये जो मुझे यहाँ पे स्क्रीन नज़र आ रही है, ये वो स्क्रीन नज़र आ रही है जो जिस तरह से मेरा वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ था, ऑडियो गलतियों के साथ, ऑडियो और गलतियों के साथ जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, वो शोर भी हो सकता है, वो उसमें गलतियां भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, वो सारा 2 से 3 मिनट का जितने का भी वीडियो था वो यहाँ पे आ चुका है मेरे पास, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो ढूंढ रहे हैं, अब हमने क्या करना है, इनमें से गलतियां निकालनी है और वो कैसे निकालेंगे, कहाँ पे निकालेंगे, वो ये जो हिस्सा है हमारे पास, ये जो जगह है, इसको कहते हैं टाइमलाइन। मतलब आपको एक पेज मिल चुका है जहाँ पे आपने लिखना है, उसी तरह से ये आपको टाइमलाइन मिल जाती है। यहाँ पे वीडियोस लेके आए, इनको कट करें, जो कुछ भी करना है आपको चाहिए, जो आप दिखाना चाहते हैं उनको एडिट करें, नीचे म्यूजिक रखें और लोगों को दिखाएं। अच्छा, मैं अपनी इस रॉ वीडियो को अपनी टाइमलाइन में लेके कैसे आऊँ, ये देखना। इस जगह को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ, तो ये क्या होगा, जिस तरह से ये जो मेरी वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, ये उसी तरह से ही मेरी टाइमलाइन में आ चुकी होगी। लेकिन यहाँ पे समझने वाली एक चीज़ है, ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी कैमरे से और 60 फ्रेम्स पे रिकॉर्ड हुई थी और फुल HD में रिकॉर्ड हुई थी। अब यहाँ पे आपको मसला आ सकता है आगे जाके फ्यूचर में, इसलिए मैं आपको कहूँगा ये जो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप की है अपनी वीडियो, इस तरह से कभी भी ना कीजिएगा। आपको एक अलग से सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। सीक्वेंस कैसे बनाना है, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूं तो वो वापस चला जाएगा। मतलब जो मैंने गलती की थी उसको ठीक करने के लिए कंट्रोल Z करूंगा तो वो चीज़ वापस चली जाएगी। ये मैं वापस इसलिए लेके गया हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे बनाना है एक सीक्वेंस, ठीक है। मुझे एक पेज लेना है अच्छी क्वालिटी का जिस पे मैं लिख सकूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक जगह नज़र आ रही है यहाँ पे न्यू आइटम्स, इस पे क्लिक करेंगे और ये जो आपको सीक्वेंस नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने यूट्यूब पे दिखाने है या टिकटॉक पे दिखाने है, जो कुछ भी दिखाना है, ये मैं आपको सीक्वेंस आगे जाके समझाऊंगा। लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा सीक्वेंस हम समझते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से सीक्वेंस प्रीसेट्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। आप यहाँ से सर्च कर लें, यहाँ से आप देख लें डिजिटल SLR, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे जब आप, तो ये देखें जी 1080p वाला जो ऑप्शन है, आपको यहाँ पे 30 फ्रेम्स वाला, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे नीचे सीक्वेंस नेम, यहाँ पे नीचे सीक्वेंस नेम भी आ रहा है। यहाँ पे इसको क्या करें, नाम दे दें Day 1 टाइम लाइन। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सीक्वेंस को नाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे जाके आपको समझ आएगी कि मैं क्यों हर चीज़ को नाम दे रहा हूँ, नाम से हर चीज़ को याद रख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम इसको Day 1 टाइमलाइन से क्लिक करते हैं और ये देखें मैंने इसका प्रीसेट है जो वो 30 फ्रेम्स DSLR 1080p 30 फ्रेम्स, मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये एक अच्छी क्वालिटी का खाली पेज आ चुका है हमारे पास। अब इस पर हम जो मर्ज़ी वीडियो एडिट करें, ऑडियो एडिट करें, जो कुछ भी हमने इसको एडिट करना है वो हम कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये देखें वीडियो, यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन आएगा कि आप इसका सीक्वेंस मैच करना चाहते हैं या आपने जो इसकी अभी वाली सेटिंग्स रखी हैं वही आप जाने देंगे। क्योंकि अभी मैंने इसकी खुद की सेटिंग्स रखी हैं तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स पे रख दूंगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा और अब मेरे पास मेरी मर्जी की टाइमलाइन आ चुकी है। यहाँ पे एक चीज़ पल्ले बांध लें कि आपने अपना सीक्वेंस
हमेशा से खुद बनाना है, उसको अपना खुद नाम देना है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि आपको इस टाइमलाइन को नाम देने का फायदा क्या होगा, आगे जाके आपको खुद समझ आ जाएगी। एक दो वीडियोस के बाद मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको अभी बताया तो कुछ खिचड़ी ना पक जाए, इस वजह से मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप नीचे यहाँ पे न्यू आइटम्स पे जाना, इस सीक्वेंस पे जाना, या फिर सीक्वेंस बनाने की शॉर्ट की है Ctrl+N, इसको प्रेस करना और DSLR 30 फ्रेम्स पे सिलेक्ट कर लेना या 25 फ्रेम्स पे सिलेक्ट कर लेना। मैं आपको यही कहूंगा कि आप 30 फ्रेम्स पे सिलेक्ट कर लो। 30 फ्रेम्स पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस नीचे वाले सीक्वेंस को, टाइमलाइन को नाम देना है। नाम देने के बाद आपने इसको ओके कर लेना, ठीक है, और आपके पास ये टाइमलाइन आ जाएगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको आगे चल के समझ आएगी। ये अब आपने कर ली एक सिंपल चीज़, मतलब आपने YouTube पे वीडियो अपलोड करने के लिए एक टाइमलाइन ली और उस टाइमलाइन के ऊपर आपने वीडियो रख दी और उसमें से आपने गलतियां निकालनी है, उस पर नीचे म्यूज़िक लगाना है, टेक्स्ट लगाना है और यहाँ से एक्सपोर्ट करके आगे आपने YouTube पे या Facebook पे या कहीं पे भी आपने अपलोड कर देना। ये होगी बात सीक्वेंस की। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये जो एडिटिंग बार की जो स्क्रीन है, इसकी रेजोल्यूशन है जो आपने 1.5 रख देनी है, आधी रख देनी है, ताकि आपका प्रीमियर प्रो स्मूथ चले। जब आप अपनी वीडियो प्ले करेंगे तो आपको अगर थोड़ी बहुत रुकावट आती है तो वो स्मूथ प्ले होगा, ठीक है, ये सारा कुछ स्मूथ प्ले होगा। तो जाने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कभी भी ना कीजिएगा। सिंपली न्यू आइटम्स में जाके या फिर आप Ctrl+N करके न्यू सीक्वेंस बनाएं, उस सीक्वेंस को नाम दें और इस तरह से नाम देने के बाद आपकी टाइमलाइन बन जाएगी। टाइमलाइन बनने के बाद उसके ऊपर अब आप अपनी 10-20 वीडियोज रखें और उनको एडिट करें। अब यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकें और समझें कि मैंने इस सीक्वेंस को नाम क्यों दिया था। अब ये देखिए, मैंने 1 घंटे की वीडियो एडिट की हुई है और फर्ज करें ये मैंने फाइनल कर दी है और यहाँ से क्लोज पे मेरे से क्लिक हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्योंकि मेरी टाइमलाइन ज़ाया हो चुकी है, ठीक है, या तो मैं ऑटो सेव में जाऊंगा पीछे, लेकिन वो हो सकता है 5 मिनट बाद ऑटो सेव हुआ हो और 5 मिनट की मेरी मेहनत ज़ाया चली जाए या 15 मिनट की मेहनत ज़ाया हो जाए। तो यहाँ पे मेरी टाइमलाइन थी जो वो गायब हो चुकी है। तो इसलिए मैं कहता हूं यहाँ पे नाम देना बहुत ज़रूरी है। मैंने उस टाइमलाइन का नाम रखा था HEC, तो मैं क्या करूँगा, अपनी ये जो मेरी बिन है, प्रोजेक्ट बिन, यहाँ पे जाके सर्च करूँगा HEC, ठीक है। जब मैंने सर्च किया, ये क्लिक किया, तो ये देखें HEC का सबसे पहला फोल्डर मुझे यहाँ पे मेरे इस बिन में शो हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने इस बिन को डबल क्लिक करता हूँ और मेरी वही टाइमलाइन वापस आ चुकी है जो मुझसे यहाँ से कैंसिल हुई थी। डबल क्लिक करूंगा तो ये वापस आ गई। इसलिए टाइमलाइन को नाम देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करो तो आप शुरू में अपनी टाइमलाइन को नाम दे दो और नाम को याद रखो, ताकि आपकी टाइमलाइन कहीं क्लोज भी हो जाती है तो आप उसको बार बार ओपन कर सको। और साथ Ctrl+S प्रेस करते रहना ताकि आपका डाटा है जो वो साथ साथ सेव होता रहे। तो अब आपको समझ आई कि हर चीज को नाम देना कितना जरूरी है। तो इसलिए इस चीज को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना आप लोगों ने। मुझे पक्का यकीन है कि आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी समझ नहीं आई होनी, तो मैं आपको क्या कहूंगा कि जल्दी से जाओ अपने लैपटॉप या पीसी पे जाओ और उसको प्रैक्टिस करो जो चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं। एक तो शुरू वाली चीज मैंने आपको जो बताई प्रेफरेंसेस वाली, वो जाके देख लो, वो आपको चीज जहन में बैठ जानी चाहिए, वो तो आपको पक्का पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस वाली, सीक्वेंस आपको खुद बनाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कभी भी नहीं करना, क्योंकि अगर आगे जाके आपके पास एक कैनन की फुटेज आ जाती है, एक सोनी की फुटेज आ जाती है, एक सोनी की फुटेज आ जाती है 4K और एक फुल HD में फुटेज आ जाती है, तब आपको जाके मसला हो जाता है, ठीक है, कि आप उन सीक्वेंस को किस तरह से मैच करेंगे और किस तरह से आप उसकी आउटपुट लेके आएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, हम 30 फ्रेम्स वाला एक ही सीक्वेंस बना लेते हैं, उसके ऊपर हम सारी की सारी फुटेजेस को एडिट करते हैं। खैर ये वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि आपने सीक्वेंस अपना खुद बनाना है और वो शुरू वाली जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई हैं वो पता होनी चाहिए आपको। तो जल्दी से जाओ अपनी इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद अगली वीडियो आके देखो कि उसमें मैं आपको इन सारे सीक्वेंसेस की अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग रेजोल्यूशन, अलग अलग एस्पेक्ट रेशियोज बताऊंगा आपको कि वो टिकटॉक के लिए कौन सी होती हैं, कि वो यूट्यूब के लिए कौन सी होती हैं, फेसबुक के लिए कौन सी होती हैं, इंस्टाग्राम के लिए कौन सी होती हैं। तो जनाब जल्दी से जाएं, प्रैक्टिस करें और अगली वीडियो पे आएँ। अगली वीडियो में मिलते हैं हम।